नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका। देखिए, यह उद्योग क्षेत्र चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और यह वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 वीडियो और इसी यूट्यूब चैनल पर इकॉनमी सीरीज का अपलोड किया गया है और भी तमाम सब्जेक्ट के वीडियोज अपलोड किए गए हैं जिन्हें बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया गया है, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है। तो सेवा क्षेत्र उद्योग क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र का जिस उद्योग सेवा क्षेत्र का उद्योग होता है। अब आप कहेंगे कि यह तृतीयक क्षेत्र क्या है, तो समझ लीजिए कि जो अर्थव्यवस्था है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कृषि क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र है इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जो उद्योग क्षेत्र है इसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, जो सेवा क्षेत्र है इसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र यानी जो प्रकृति से सीधा किसी कार्य को किया जा रहा है, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे कृषि के अंतर्गत रखते हैं। उद्योग क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण का क्षेत्र है, जैसे कोई भवन का निर्माण हो रहा है या कोई ब्रेड बनाया जा रहा है, कोई कपड़ा निर्मित हो रहा है, तो वह उद्योग क्षेत्र में आता है। और जो सेवा क्षेत्र है यानी तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे शिक्षा दिया जाना, बैंकिंग या फिर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि सेवा क्षेत्र उद्योग में नहीं है, नहीं पूछ रहा है, यह याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पेट्रोलियम परिशोधन यह सेवा क्षेत्र में नहीं आएगा। बीमा, शिक्षा और बैंकिंग यह सेवा क्षेत्र में आते हैं और जो पेट्रोलियम परिशोधन है यह उद्योग क्षेत्र में आता है, यानी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। यहाँ इसी बात को व्याख्या में बताया गया है। कह रहा है कि पेट्रोलियम परिशोधन उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। शेष तीनों तृतीयक क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देखिए, यहाँ पर हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आज के समय रिलेवेंट होंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। तो जो राउरकेला क्षेत्र है यह उर्वरक के साथ इस्पात के लिए जाना जाता है। राउरकेला उड़ीसा में है। उर्वरक के साथ साथ अपने इस्पात संयंत्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। 10 लाख टन सालाना इस्पात उत्पादन क्षमता का यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। बाद में इसकी क्षमता बढ़ा करके 19 लाख टन कर दी गई। डायमंड पार्क क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। वह औद्योगिक केंद्र जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, उसे कहते हैं डायमंड पार्क। यही बात यहाँ व्याख्या में भी कहा जा रहा है कि डायमंड पार्क वह औद्योगिक केंद्र है जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात के प्रोत्साहन के लिए बनाए जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1956 की औद्योगिक नीति में। अब यहाँ कह रहा है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र का अर्थ है कि जहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी जिसे कहते हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिल कर के काम कर रहे हैं, उसे संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा। अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी ए है जिसमें
100% शेयर है कुल। तो इसमें इस 100% शेयर को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। 49% जो शेयर है वह गवर्नमेंट के पास होगा, यानी सरकार के पास, और 51% शेयर को निजी उद्यमियों को दे दिया जाएगा। अब इससे जो स्वामित्व है वह निजी हाथों में होगा, लेकिन 49% शेयर गवर्नमेंट के पास होने के नाते जो लाभ है उसमें 49% का लाभांश गवर्नमेंट को मिलता रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि कार्य का बर्डन सरकार पर कम हो जाएगा और लाभ सरकार को मिलता रहेगा। ऐसे ही कुछ उपक्रम में स्वामित्व सरकार अपने पास रखती है और कुछ उपक्रम में स्वामित्व निजी हाथों में दे देती है। इसी को संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ व्याख्या भी हम देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना रखी गई, जिसके अनुसार औद्योगिकीकरण में तीव्रता लाने हेतु सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के साथ साथ विकास पर जोर दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि संयुक्त क्षेत्र क्या होता है। जहाँ पर कोई एक काम चालू करना होगा तो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिल करके उस काम को स्टार्ट करेगा और उसमें अपना अपना शेयर ग्रहण करेगा और उस हिसाब से अपना लाभ प्राप्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया। 1991 में ऑप्शन नंबर डी सही है, 18 उद्योगों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था। अब यह प्रश्न रिलेवेंट नहीं है क्योंकि, लेकिन यह जरूरी है जानना कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें उदारवादी कदम उठाए गए। इसके तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया तथा बहुत से आरक्षित उद्योगों के द्वार निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत मात्र 18 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई गई। ज्ञातव्य है कि उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। वर्तमान में केवल 5 उद्योग ही लाइसेंसिंग नीति के अधीन हैं। यह महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है, कि वर्तमान में कितने उद्योग लाइसेंसिंग के अधीन हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, निम्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कौन 10 उच्चतम लाभकारी उद्यमों में सम्मिलित नहीं है। तो 2008 में पूछा गया प्रश्न है, यह अब के लिए रिलेवेंट तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था। यह महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा था। यहाँ कह रहा है नवीन औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना की घोषणा की गई, जबकि इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो प्रौद्योगिकी उन्नयन व आधुनिकीकरण के कारण प्रभावित हुए। जैसे जो हथकरघा उद्योग था ना, जो हाथ से सूती वस्त्र के कपड़े वगैरह बनाया करते थे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई, और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई तो इन हथकरघा उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा, इन्हें काम मिलना बंद हुआ। तो ऐसे श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड बनाया गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। 1991 में अपनाई गई। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका व्याख्या हम जरूर देखेंगे। नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव के द्वारा की गई। इस नई आर्थिक नीति के माध्यम से सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण एवं ढांचागत सुधार हेतु आर्थिक सुधार किए। आर्थिक स्थिरीकरण मांग प्रबंधन से है, जबकि ढांचागत सुधार अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष सुधार से है। नई आर्थिक नीति 1991 में एलपीजी सुधारों को प्रमुखता प्रदान की गई। अब इसमें एलपीजी में एल फॉर है लिबरलाइजेशन, जिसका अर्थ है उदारीकरण।
P फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बोलते हैं हिंदी में इसे। G फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिरीकरण के तहत 3 सुधार किए गए। पहला है मुद्रास्फीति की नीची व स्थिर दर। यहाँ समझ लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। सामान्य मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है, ठीक है। इस टोकरी में कुछ सामान है, दूध है, फल है, सब्जी है, ठीक है। और इसे खरीदने के लिए 2010 में मान लीजिए हमें देना पड़ रहा है 1000 रुपये, उदाहरण बता रहा हूँ यह मैं। और वही सेम टोकरी जिसमें सेम सामान है, उसे अगर हम 2025 में ख़रीद रहे हैं तो इसके लिए हमको देना पड़ गया है 1100 रुपये, ठीक है। तो यह जो 100 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है इसे मुद्रास्फीति कहेंगे और कहा जाएगा कि 10% की मुद्रास्फीति हुई है, ठीक है। अब वैसे इसका निर्धारण लगातार के वर्षों में होता है, जैसे 2024 और 25 की बात यहाँ हो, ठीक है। फिर से मैं समझा दूँ एक दूसरा उदाहरण लेकर के। जैसे मान लेते हैं 2024 में लेबर 200 रुपये में एक दिन का काम कर रहे हैं और 2025 में लेबर आपसे 250 रुपये एक दिन का मांग रहे हैं, ठीक है। सेम घंटा है, 8 घंटे का ही काम हो रहा है दोनों जगह। तो यह जो 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है ना, इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो आप यह समझ गए होंगे। नेक्स्ट कह रहा है भुगतान संतुलन की समर्थ स्थिति। अब यहाँ भुगतान संतुलन क्या होता है? जैसे दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उन व्यापार का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं इंडिया और एक देश है चाइना, यहाँ से कुछ आयात हो रहा है चीज़ें और कुछ चीज़ें निर्यात हो रही हैं। तो मान लेते हैं हम चाइना को कुछ सामान बेच करके 100 रुपया बचा रहे हैं और चाइना हमको सामान बेच करके 110 रुपया बचा रहा है, तो यह कहा जाएगा कि भुगतान संतुलन चाइना के पक्ष में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजकोषीय संतुलन। तो राजकोषीय संतुलन जो सरकार की कमाई है और सरकार का जो खर्च है, इसे दर्शाता है कि सरकार कमाई कितना कर रही है और सरकार खर्च कितना कर रही है। इसे कहते हैं राजकोषीय संतुलन। और दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि ढांचा सुधार। इसके अंतर्गत निम्न उपाय अपनाए जाते हैं: व्यापार तथा पूंजी प्रवाह सुधार, औद्योगिक नियंत्रणों को समाप्त करना, सार्वजनिक उपक्रम सुधार और उनमें विनिवेश और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वैश्वीकरण की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मई 1948 में। यह जरूर याद कर लीजिएगा, जहाँ कहीं पहली शब्द आ जाए तो वह महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार पीछे भी पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित निजी एवं सार्वजनिक एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। इसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया। समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के उद्देश्य से दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। इसमें उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने औद्योगिक नीति 1977 की घोषणा उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। और जुलाई 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 1980 में सार्वजनिक उद्योगों के कुशलतम प्रबंधन पर बल दिया
और 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की। इसमें मुख्यतया औद्योगिक लाइसेंसिंग, MRTP एक्ट, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फुटपाथ विक्रेता। 2022 में पूछा गया यह प्रश्न है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब यह समझ लेते हैं कि जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है वह क्या होती है। देखिए, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है उसके कार्यान्वयन और वित्त पोषण दोनों की 100% जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ठीक है। और एक होता है, इसे कहते हैं सेंट्रल सेक्टर योजना, और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना। ठीक है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना जो होती है उसमें क्या होता है कि सरकार कुछ पैसा खर्चा करेगी, केंद्र सरकार, और कुछ पैसा खर्चा करेगा राज्य सरकार, और कार्यान्वयन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। तो अगर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तो पूर्णतः केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे, यानी फेरी लगा रहे थे। जो इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने PM स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देश का GDP के घटक हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद निम्न मदों में से उन्हें चिन्हित करिए जो द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो बेसिकली पूछ रहा है कि उद्योग क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। इससे देख लीजिएगा आप, नहीं अगर पूछ रहा है ना तो वहाँ घेराबंदी जरूर कर लीजिए। तो इनमें से निगम निर्माण उद्यम, बिल्कुल निर्माण कार्य आता है द्वितीयक क्षेत्र में, निर्माण भी आता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है यह भी आएगा। खनन जो है यह प्रकृति से डायरेक्ट कुछ लिया जा रहा है तो यह प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। यहाँ भी उसी बात को बताया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो कानपुर में है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक उद्यम जो संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमने ऊपर ही संयुक्त क्षेत्र को बहुत बाकायदा बताया है। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि BIFR संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। और BIFR क्या था इसको हम देख लेते हैं। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी 1987 में एक सांविधिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR की स्थापना की गई। BIFR की स्थापना T तिवारी समिति के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सनराइज उद्योग कहते हैं, या वो सारे उद्योग जो उभरते हुए हैं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सबको सनराइज उद्योग कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में, यहाँ व्याख्या में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि
किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ? 2013 का प्रश्न है, आज के लिए रिलेवेंट नहीं है। यहाँ कह रहा है कि आंकड़ा 2022 का है, जो कि अभी 2025 का जो ताज़ा आंकड़ा है उसके हिसाब से 14 महारत्न कंपनी हो गई हैं और 24 नवरत्न कंपनी हो गई हैं। बाकी एक बार आप डाटा मिलाइएगा ज़रूर। अभी इकॉनमी का जब हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो उसमें इसे बाकायदा अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। व्याख्या में कह रहा है कि 1997-98 के केंद्रीय बजट में अच्छा निष्पादन करने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों को चुना गया और उन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी गई। उस समय मूलतः 9 कंपनियों को यह दर्जा प्रदान किया गया। नवरत्न का दर्जा उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो वैश्विक कंपनी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से इन कंपनियों को ज़्यादा प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। यह कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश या विदेश में संयुक्त उपक्रम, संयुक्त उद्यम लगा सकती हैं और उनमें अपनी नेटवर्थ के 15% तक निवेश कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के निदेशक बोर्ड को अधिग्रहण और विलय संबंधी निर्णय लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैसा नहीं है? तो यह प्रश्न 1997 का है और यह आज के लिए तो रिलेवेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा कि इस समय महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। यह भी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि इस समय नवरत्न कौन कौन है यह आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न कर रहा है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। 2021 ROR में पूछा गया प्रश्न है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो डाटा है यही डाटा आज भी रिलेवेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सूक्ष्म उद्योग मानते हैं उन्हें। यहाँ देख लेते हैं कि किस उद्योग को कितने विनियोग तक उद्यम का प्रकार मानते हैं। जैसे सूक्ष्म उद्यम का प्रकार जो है 1 करोड़ विनियोग होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि विनियोग क्या होता है। देखो, विनियोग का मतलब है किसी विशिष्ट उद्देश्य से धन या संसाधनों का आवंटन करना, इसे कहते हैं विनियोग। और वार्षिक टर्नओवर जो होता है यह होता है किसी व्यवसाय द्वारा 1 वर्ष में कुल बिक्री या राजस्व। ठीक है। अब लघु उद्यम का जो प्रकार है यह 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होता है और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़। मध्यम उद्यम का जो प्रकार है इसका विनियोग 10 करोड़ से 50 करोड़ तक और जो वार्षिक टर्नओवर है 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? पशुपालन बिल्कुल अंशदान देगा, कुटीर देगा, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता जैसे ट्रैक्टर वगैरह है तो बिल्कुल अंशदान देगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में। निजी धन उधार देने का प्रचलन, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई अंशदान नहीं देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और खोखला कर देगा क्योंकि किसान ऋण लेगा, फिर इसके ऊपर ब्याज बढ़ जाएगा, फिर कर्ज से डूब जाएगा, फिर किसान परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्न में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मालेगाम समिति की सिफारिश पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे। यहाँ कहा जा रहा है कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। बैंक में खराब ऋण धोखाधड़ियों के बढ़ते मामले की निगरानी हेतु मालेगाम समिति का गठन किया गया था। यह याद रखिएगा आप कि बैंक में खराब ऋण धोखाधड़ियों के बढ़ते मामले की निगरानी हेतु मालेगाम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में
प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है ऑप्शन नंबर ए कुटीर उद्योग। भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योग का विकास हुआ। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग का योगदान 43% है और लगभग 35% जनसंख्या कुटीर उद्योग में लगी हुई है। कुटीर उद्योग उसे कहा जाता है जो अंशतः पारिवारिक सदस्यों द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक कार्य के रूप में चलाया जाता है। कुटीर उद्योग कहलाता है ऐसे उद्योग में हस्तक्रिया की प्रधानता होती है, यानी हाथ से काम किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग है। उसके बाद खाड़सारी उद्योग आता है, यानी जो चीनी बनता है ना, शुगर मिल्स, इसे खाड़सारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं कुटीर उद्योग। क्योंकि यह काम बेसिकली हाथ से किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पूंजी जाएगी और पूंजी जाएगी तो लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। कह रहा है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले विकासशील देश के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसे उद्योग से रोजगार अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। इससे बेरोजगारी की विकट समस्या का कुछ हद तक समाधान संभव होगा। इन उद्योगों की स्थापना के लिए कम पूंजी की जरूरत होती है जो कि भारत जैसे पिछड़े देश के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल एवं तालाबंदी। दरअसल लघु उद्योग में एक परिवार या परिवार के ही सदस्य आसपास के लोग ही मिलकर के उन्हें चलाते हैं, इसलिए इसमें हड़ताल का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हड़ताल एवं तालाबंदी जो श्रमिक संघों द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति हेतु प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, लघु उद्योग की समस्या नहीं है। बाकी वित्त समस्या है लघु उद्योग की, विपणन भी, कच्चा माल, यह सब समस्या होता है लघु उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की। तो आबिद हुसैन समिति ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास हेतु सुझाव देने को उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित डॉक्टर आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों को 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया गया था। समिति का गठन दिसंबर 1995 में किया गया। समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, देख लीजिए। लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को मौजूदा 60 से 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया जाए। लघुतर इकाइयों में निवेश की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि लघु उद्योगों के लिए उत्पादों के आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो यही प्रश्न में भी पूछा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रश्न कि भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवी रामकृष्ण थे विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष। यहाँ भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन 1996 ईस्वी में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया। अगस्त 1999 तक इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित सिफारिशें दी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 2 भागों, सामरिक और गैर सामरिक में बांटा गया। नोट में कहा जा रहा है कि भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अंशधारिता नियंत्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरंभ 1991-92 में हुआ, जब एलपीजी रिफॉर्म आता है उसी के साथ। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है।
बाकी तीनों ऑप्शन सही है तो देख लेते हैं। तेल शोधन कारखाना मथुरा में स्थित है, कालीन उद्योग भदोही में प्रसिद्ध है, और एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र में होता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और बरेली में है। ठीक है, लखनऊ में कोई भी उर्वरक संयंत्र नहीं है। जबकि तेल शोधन कारखाना मथुरा में, कालीन उद्योग भदोही और एल्यूमिनियम सोनभद्र में। अच्छा, आपने कालीन भैया को सुना था क्या मिर्ज़ापुर सीरीज में? ठीक है, तो वहाँ दिखाया गया है कि मिर्ज़ापुर के हैं, लेकिन उसी मिर्ज़ापुर के पास में ही एक ज़िला है भदोही, वहाँ पर कालीन उद्योग है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक भार होता है बिजली का। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार बिजली क्षेत्र का है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। प्रमुख क्षेत्र के उद्योग उनके भार के घटते क्रम में रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे NSO कहते हैं, द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी की सहायता से हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है यह याद रख लीजिएगा, 1959 में हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न में कूट दिया हुआ है और इनका कथन का चयन करना है जो सही है। कह रहा है कि नए PSU मतलब सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना आर्थिक सुधारों की भावना के विपरीत है। और दूसरा कह रहा है कि विनिवेश की प्रक्रिया राष्ट्रीयकरण की ओर नहीं ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही है, दूसरा यहाँ गलत दे रहा है। तो नए PSU जो सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना आर्थिक सुधारों के भावना के विपरीत है, यह सही है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि आर्थिक सुधार एक बृहद संकल्पना है। प्रायः इसका अर्थ अल्पतम सरकारी नियंत्रण, अल्पतम सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी, करों का अल्पतम दर आदि के संदर्भ में लगाया जाता है। अतः नए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना इसके विपरीत माना जाता है। जबकि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश की प्रक्रिया आर्थिक सुधारों के अनुकूल है। इससे प्राप्त होने वाली रकम का इस्तेमाल सरकार विकास योजनाओं में खर्च करती है, परंतु विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीकरण को बढ़ावा देती है। यद्यपि विनिवेश की प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा निकालती है, परंतु उसकी मिल्कियत यानी मालिकाना हक जो है वह बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2002 में। और यहाँ बताया गया है कि विजय राघवन समिति की सिफारिश पर 1969 के एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम के स्थान पर 2002 में 10 सदस्यीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, जो 2003 में प्रभावी हुआ। ठीक है, इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार को नियंत्रित करना और कंपनियों के विलय तथा एकाधिकार को नियंत्रित करना और कंपनियों के विलय तथा अधिग्रहण पर निगरानी रखना है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में विलय एवं अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सभी विलय एवं अधिग्रहण जिसमें FDI सम्मिलित है में NCLT के अनुमोदन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो NCLT क्या है? NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके अनुमोदन की ज़रूरत होगी। दूसरा कह रहा है कि निवेशकर्ताओं को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं
और इन 23 दस्तावेजों में से 20 दस्तावेज अनिवार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि 1 और 2। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2016 में किया गया, जिसने कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया है। भारत में विलय एवं अधिग्रहण, जिसमें FDI सम्मिलित सभी के लिए NCLT के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। साथ ही निवेशकर्ता को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसमें 9 अनिवार्य हैं। प्रश्न कर रहा है कि वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। तो यह तो बहुत आसान है, LPG वाला वर्ष 1991-92। कराय विनिवेश या सार्वजनिक उद्यमों में सरकार के अपने स्वामित्व में कमी लाने की प्रक्रिया का प्रारंभ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, जबकि वित्त मंत्री के रूप में पहली बार 1991-92 बजट में विनिवेश का प्रयोग किया गया। जब वित्त मंत्री ने 91-92 में सन 1991-92 में 2500 करोड़ रुपए के विनिवेश की बात कही और उस बजट में 3038 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। 1992 में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए C रंगराजन कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1998 में दी। यह याद रखिएगा कि सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए C रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कथन और कारण का है। तो कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में संविलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं, और कारण बताया जा रहा है कि भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल ढील दी गई है और अधिग्रहण और संविलय हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पिछले कुछ वर्षों में, यह प्रश्न 2002-2004 का है, तो यह दोनों सही है, इसमें व्याख्या क्या ही देखना है। फिलहाल देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक एवं व्यापारी उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 1969 में पारित किए गए एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों एवं उद्योगों के संविलयन और अधिग्रहण की घटनाएं तेज हो गई हैं। ज्ञातव्य है कि भारत में 1969 में पारित एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है, व्यापारिक एकाधिकार पर नियंत्रण तथा प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यापार की रोकथाम करना है। सरकार ने अब इस अधिनियम के प्रावधानों में ढील देते हुए एक प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया। यहाँ सूचियों के मिलान वाला प्रश्न है और कह रहा है कि संस्थान और इसका स्थान कहाँ है। तो CSSRI यह करनाल में स्थित है। CTCRI यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। IRRI यह मनीला में स्थित है और CAZRI यह जोधपुर में स्थित है। अब इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है। कह रहा है सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI यह करनाल में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे CTCRI कहते हैं यह त्रिवेंद्रम में है। और IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यह मनीला में है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI यह जोधपुर में है। यहाँ कथन और कारण का प्रश्न फिर पूछ लिया कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है। सही है, ठीक है। और कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं। तो यह भी सही है, लेकिन इसलिए नहीं कर रही है कि अवसर नहीं सृजित कर पा रहे हैं। तो यह व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कारपोरेट उद्योग के लिए या निगम उद्योग के लिए
वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से यानी कॉरपोरेट उद्योग के लिए साख का स्रोत है। अब वाणिज्य प्रपत्र क्या होता है? वाणिज्य प्रपत्र एक प्रकार का असुरक्षित कम समय के लिए ऋण पत्र होता है जो निगम द्वारा जारी किया जाता है। और साख किसे कहते हैं, लगे हाथ यह भी देख लेते हैं। साख किसी व्यक्ति, संस्थान या देश की ऋण चुकाने या ऋण को देने की क्षमता में विश्वास या भरोसा, यह कहलाता है साख। अब यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं। सेम वही चीज़ व्याख्या में कहा गया है कि वाणिज्य प्रपत्र कॉरपोरेट उद्योगों के लिए साख स्रोत होते हैं। ठीक है, और इसे आरबीआई 1989 में लाया गया था, आरबीआई द्वारा। सिडबी की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिडबी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में अवस्थापना अक्टूबर 1989 में हुई, जबकि कार्य संचालन 2 अप्रैल 1990 से शुरू किया गया। यह बैंक सिडबी जो है लघु उद्योगों की स्थापना, उनके वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं का समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। सिडबी द्वारा अपनी एकल खिड़की सेवा यानी सिंगल विंडो सर्विस के तहत भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा में भी ऋण लघु उद्योगों को उपलब्ध कराता है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, यह याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, आईडीबीआई। आईडीबीआई भारत के प्रमुख सार्वजनिक बैंक में एक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। आईबीडीआई की स्थापना 1964 में हुई। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो जो मीरा सेठ समिति है वह हथकरघे के विकास से था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1997 में मीरा सेठ समिति की स्थापना होती है। हथकरघे विकास में आने वाली बाधाओं और अन्य समस्याओं का आकलन करने के लिए और उनसे संबंधित सुझाव मांगा गया था इस कमेटी से। कह रहा है उद्योग बंधु है। उद्योग बंधु एक औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना तथा उद्योग से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए उद्योग बंधु नामक समिति का गठन 1988 में किया गया था। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। दरअसल यहाँ उत्तर कोई भी सही नहीं था, ठीक है, लेकिन इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि करवे समिति 1955 में और आबिद हुसैन समिति 1995 में, नायक समिति 1991 में और कोहली समिति या एसएस कोहली समिति सन 2000 में बनी। ठीक है। हाँ, एक मज़े की बात यह है कि ये जो चारों समितियां हैं ना, ये चारों समितियां लघु उद्योग के विकास से संबंधित हैं। यह जरूर याद कर लीजिएगा और इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नाबार्ड है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की अनुशंसा पर हुई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से भारत का सबसे प्राचीन उद्योग, तो सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है।
भारत में प्राचीन काल से सूती वस्त्र का निर्यात होता था और जिसका प्रमाण सैंधव काल से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। मध्यकाल में भी उद्योग विकसित अवस्था में था। आधुनिक काल में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया और उस समय इसका नाम बम्बई था, बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न, आज का यह लास्ट प्रश्न है कि 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1818 में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में कारखाना शुरू हुआ। व्याख्या जरूर देख लेते हैं इसका। व्याख्या में कह रहा है कि 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना वेस्ट बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ। ध्यातव्य है कि सूती वस्त्रों के निर्माण हेतु सर्वप्रथम मशीन का आविष्कार ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था और विश्व की सर्वप्रथम कॉटन टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जितने भी प्रश्न बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए, यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन में इसे ख़त्म कर दूं, क्योंकि अब बहुत प्रश्न बचे नहीं हैं। लगभग अभी पॉलिटी के प्रश्न ज़्यादा बच रहे हैं और इन्वायरमेंट और जियोग्राफी के। बाकी जो हिस्ट्री है उसमें हम एंशिएंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस आयोग द्वारा ट्रेंड चेंज कर दिया गया है। पहले जो था वह मॉडर्न से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से वह एंशिएंट और मिडवल से प्रश्न अच्छा खासा बनाता है, मॉडर्न से 1-2 प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी के थ्रू ही पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।